Welcome to AGIS. So, in the previous lecture, we were discussing about the pressure belts and winds. So, pressure belts are the most influential factor for the winds. अब प्रेशर बेल्ट्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था. अब हम उससे आगे बढ़ते हैं विंड की तरफ. नाउ इस विंड को सबसे पहले हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में ही कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट करने वाला अगर कोई चीज़ है तो वो है प्रेशर बेल्ट, बिकॉज हमेशा विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रैवल करती है. अब हम समझते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि विंड को अफेक्ट करते हैं. सो दैट इज वाई फैक्टर्स अफेक्टिंग द विंड. नाउ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो विंड को अफेक्ट करते हैं. सो देयर आर 4 फैक्टर्स विच मेजरली अफेक्ट द विंड्स. उसमें से पहला ये है कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स. अब ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज नथिंग बट दी व्हाट वी वेयर डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. सो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स वही है जो प्रेशर बेल्ट्स जब जनरेट होते हैं और जो हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर हैं ये सबसे ज़्यादा विंड को अफेक्ट करते हैं. सो जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा, यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा विंड की स्पीड होगी. अगर इसका डिफरेंस कम होगा तो इसकी स्पीड कम होगी. यानी कहीं भी विंड की वेलोसिटी इस प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के ऊपर ही निर्भर करता है. यानी हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर के बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा विंड की वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. जितना कम होगा विंड की वेलोसिटी उतनी ही कम होगी. सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर to affect the wind. The second factor is Coriolis force. Now this is one of the most conceptual and interesting thing. So Coriolis force. Now first we need to understand that what is this Coriolis force. So हमने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि जो प्रेशर बेल्ट्स है वो पूरे पृथ्वी पे 4 प्रेशर बेल्ट्स विभाजित हैं. इक्वेटर से ऊपर में और इक्वेटर से नीचे में अगर हम गिनती करें तो यहाँ पे प्रेशर बेल्ट हमने बताया था कि लो प्रेशर हमेशा, यहाँ बताया था हाई प्रेशर, यहाँ बताया था लो प्रेशर. नाउ यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर. दिस रीजन इज नोन एज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. दिस रीजन इज नोन एज सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट. दिस इज सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट. हमने लास्ट क्लास में ही बताया था कि ये थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट है, ये इक्वेटर का रीजन थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, एंड दिस पोलर रीजन इज ऑल्सो थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट. क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर प्राइमरी फैक्टर है प्रेशर बेल्ट के क्रिएशन के लिए. यहाँ मैक्सिमम इंसोलेशन सो लो प्रेशर, यहाँ मिनिमम इंसोलेशन सन का सो हाई प्रेशर, यहाँ मिनिमम सन का इंसोलेशन सो हाई प्रेशर. दीज 2 प्रेशर बेल्ट्स आर ड्यू टू दी डायनेमिक फैक्टर. क्योंकि यहाँ से जो हवाएं उठती है, यहाँ से जो हवाएं उठती है यहाँ पे गिरती हैं, यहाँ से गिरने के बाद हवाएं ट्रेवल करती हैं, फिर मजबूरन इनको ऊपर उठना पड़ता है. यहाँ से हवाएं जो इक्वेटर से उठती हैं यहाँ गिरती हैं. सो डायनेमिकली यानी ना चाहते हुए भी हवाओं को इस क्षेत्र में सन का इंसोलेशन हालांकि फिर भी ठीक ठाक है, गर्मी यहाँ पे ठीक ठाक पड़ती है, पर जो इक्वेटर से हवाएं उठती है उनको ऊपर में ऊंचाई में जाने के बाद मजबूरन फिर ठंडा होकर के नीचे गिरना होता है. सो फोर्सफुली हवाओं को गिरना होता है, इसलिए डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट कहा जाता है इस प्रेशर बेल्ट को और इसको. सो दीज आर दी प्रेशर बेल्ट्स. नाउ कम टू द फैक्टर कोरियोलिस फोर्स. What is Coriolis force? So it is an imaginary force due to which wind deflects towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere. अब क्योंकि हमने अभी जो कहा उसको हिंदी में समझ लीजिए कि कोरियोलिस फोर्स एक ऐसा काल्पनिक बल है जिसके कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर डाइवर्ट होती हैं ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स. अब ये होता कैसे है इसको समझिए. सो अगर हवाएं हमेशा हमने बताया है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहेंगी. सो हाई प्रेशर से हवाएं जब जाना चाहती हैं इस ओर लो प्रेशर की ओर यानी इक्वेटर की तरफ, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ से, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ से, तब इस क्रम में हमने अभी बताया कि ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स हवाएं अपने दाईं ओर डाइवर्ट हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं. अब आना तो चाहेंगी इधर सीधे, पर क्योंकि कोरियोलिस फोर्स काम करेगा ऐसे में ये हवाएं इस ओर ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएंगी, मुड़ जाएंगी. ठीक इसी तरह से पूरे क्षेत्र में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से चली हुई हवाएं ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट हो जाएंगी अपने दाईं ओर. क्योंकि ऊपर से ये नीचे की ओर हवाएं आ रही है तो इनका डायरेक्शन, जब इस एरो को आप ध्यान से देखोगे
अगर हम ऐसे कोई चीज ट्रेवल कर रहा है तो उसका दोनों ये बाह अगर हम देखेंगे और ट्रेवलिंग का डायरेक्शन ये होगा तो ये बाह उसका दायां बाह होगा और ये बाह बायां बाह होगा। सो अपनी दाईं ओर का मतलब हवाएं इस ओर डाइवर्ट कर जाती हैं। इन द सेम वे साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में यानी दक्षिणी गोलार्ध में जब हवाएं जाना चाहती हैं इक्वेटर की तरफ तो इनके ऊपर भी कोरियोलिस बल काम करता है और इस कोरियोलिस बल के कारण इनका डिफ्लेक्शन इसके बाईं ओर होता है। अब क्योंकि इसका ट्रैवलिंग ऐसे हो रहा है, इस ट्रैवलिंग के मुताबिक अगर इसके दोनों हाथ को हम देखेंगे तो कोई आदमी अगर ऐसे जा रहा है तो उसका दाहिना हाथ ये होगा और बायां हाथ ये होगा। और हमने बताया कि कोरियोलिस फोर्स के कारण दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सो दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस क्रम में हवाएं जाना तो चाहेंगी ऊपर की ओर यानी इक्वेटर की तरफ, पर अपने बाईं ओर, और इसका बायां कौन सा, दायां ये और बायां ये। सो हवाएं जाना चाहेंगी और डिफ्लेक्ट हो जाएंगी अपनी बाईं ओर। अब ऐसे होने के कारण जब आप देखोगे तो एक फाइनल डायरेक्शन जो हमें मिल रहा है हवाओं का वो कुछ ऐसा मिल रहा है कि हवाएं जाना तो चाह रही हैं ऊपर में, लेकिन अपनी बाईं ओर दोनों तरफ से आती हुई हवाएं यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इन दोनों के बीच से जब हवाएं इक्वेटर की तरफ जा रही हैं तो कोरियोलिस बल के कारण कुछ इस तरह से मुड़ रही हैं दाईं और बाईं ओर कि इनका फाइनल डायरेक्शन जो है वो हमें मिल रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ पे, पृथ्वी पे जो दाहिना साइड हम मैप पे जब दिखाते हैं तो दाहिना साइड ईस्ट डायरेक्शन होता है और बायां साइड वेस्ट डायरेक्शन होता है। सो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में हवाओं का डायरेक्शन हो जाता है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स एंड दैट इज व्हाई बिटवीन दी ट्रॉपिक्स यानी ट्रॉपिकल रीजन में जो भी हवाएं बहती हैं उनका फाइनल डायरेक्शन हमें मिलता है ईस्ट टू वेस्ट और इसीलिए इसे हमें कहते हैं ईस्टर्लीज, इसीलिए हम इसे जानते हैं ईस्टर्लीज के नाम से। नाउ दीज ईस्टर्लीज आर ऑल्सो सेड ट्रेड विंड्स, इसी ईस्टर्लीज को हम ट्रेड विंड के नाम से भी जानते हैं, ट्रेड विंड। इसी तरह से इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ हवाएं जाने का प्रयास करेंगी तो हमने बताया है कि कोरियोलिस फोर्स के कारण इनका डिफ्लेक्शन अपने राइट की तरफ होगा। सो अब इसको देखते हैं कि जब हवाएं यहां से ऊपर की ओर जाना चाहेंगी, क्योंकि ये हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर, सो हवाएं यहां से ऊपर की ओर जाएंगी इस सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट को भरने के लिए। अब जब ऐसे जाएंगी तो कोरियोलिस फोर्स के कारण इनका डिफ्लेक्शन अपने राइट की तरफ होगा। सो ऐसे में हवाओं का डिफ्लेक्शन राइट की तरफ होने के कारण फाइनल डायरेक्शन इस ओर में बहने वाली हवाओं का कुछ ऐसा होगा। और ऐसा होने के कारण हम देख रहे हैं कि हवाओं का डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है। ठीक इसी तरह से नीचे में सदर्न हेमिस्फीयर में इस हाई प्रेशर बेल्ट से जब सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ हवाएं बहेंगी तो जाना ऐसे चाहेंगी। अब इनका लेफ्ट की तरफ होगा क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स के कारण लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होता है। सो इनका डिफ्लेक्शन इनके लेफ्ट की तरफ, जिसका राइट, इसका लेफ्ट इस तरफ डिफ्लेक्शन हो जाएगा बिकॉज दिस इज लेफ्ट हैंड एंड दिस इज राइट हैंड। अगर इसका डायरेक्शन ऐसा है तो इसके लिए राइट ये होगा, इसके लिए लेफ्ट ये होगा। सो अपने लेफ्ट की तरफ होगा। सो हवाएं आना चाहेंगी इधर और अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएंगी। अब फाइनल डायरेक्शन हमें मिल रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट बिटवीन द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट द विंड्स डायरेक्शन इज ऑलवेज वेस्टर्लीज। सो दैट इज व्हाई इस रीजन में बहने वाली हवाओं को हम लोग जानते हैं वेस्टर्लीज के नाम से, जिसको हम हिंदी में पछुआ पवन भी कहते हैं। दिस इज वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। नाउ दिस इज थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट विच इज ऑलवेज हाई प्रेशर बेल्ट, 90 डिग्री पोलर रीजन, हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट। दिस इज हाई प्रेशर बेल्ट। अब इस हाई प्रेशर बेल्ट से जो हवाएं बहेंगी तो हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब हवाएं आना चाहेंगी तो अपने राइट की तरफ मुड़ेंगी। सो अगेन ये हवाएं अपने राइट की तरफ मुड़ेंगी और उनका फाइनल डायरेक्शन ऐसा हो जाता है। अब ऐसे में हम देख रहे हैं कि पोलर रीजन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फाइनल डायरेक्शन हवाओं का आने के बाद कोरियोलिस फोर्स के कारण जब डिफ्लेक्ट करती हैं तो हमें मिलता है ईस्टर्लीज एंड दैट इज व्हाई दिस रीजन्स विंड आर परमानेंट विंड्स आर नोन एज पोलर ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज।
सेम वे में यहां से हाई प्रेशर से सदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं जब सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट को भरने के लिए जाएंगी तो कोरियोलिस फोर्स के कारण अपने लेफ्ट की तरफ, नदर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट की तरफ और सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट की तरफ। सो इनका लेफ्ट इस तरफ, सो हवाओं का डिफ्लेक्शन हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब फाइनल डायरेक्शन हमें सदर्न हेमिस्फीयर में पोलर रीजन में मिलेगा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों ही हेमिस्फीयर में, सदर्न और नदर्न हेमिस्फीयर में, हमें फाइनल डायरेक्शन पोलर रीजन में देखने को मिलता है ईस्टर्लीज, एंड दैट इज व्हाई पोलर ईस्टर्लीज। अब समझ में आई बात कि प्रेशर बेल्ट्स के कारण विंड जो है, परमानेंट विंड पूरे अर्थ पे आपको अलग अलग डायरेक्शन में देखने को मिलते हैं और वो बिकॉज ऑफ दी कोरियोलिस फोर्स। सो कोरियोलिस फोर्स के कारण नदर्न हेमिस्फीयर में विंड का डिफ्लेक्शन अपने राइट की तरफ और सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट की तरफ होता है। फाइनली ध्यान बस ये रखने की चीज है कि जब कभी भी आप इसको टॉपिक को देखिए तो ये हमेशा देखिए कि हवाएं हमेशा से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती हैं। सो जो हाई प्रेशर बेल्ट है वहां से हवाएं लो प्रेशर, सेम वे में यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर, क्योंकि ये नदर्न हेमिस्फीयर तो अपने राइट की तरफ, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर तो अपने लेफ्ट की तरफ। सो इस तरह से इनका डिफ्लेक्शन होता है और डिफरेंट जो परमानेंट विंड्स हैं उनका यहाँ पे निर्माण होता है ड्यू टू दी प्रेशर बेल्ट्स। अब हम फैक्टर्स पे आते हैं। सो सेकंड फैक्टर कोरियोलिस फोर्स, जिसका हमने अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया। थर्ड फैक्टर है फ्रिक्शनल फोर्स। एज वी ऑल नो कि विंड जब भी आगे बढ़ती है तो उसके सामने जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे उनके कारण विंड की वेलोसिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जितना ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगा उसकी वेलोसिटी घटती चली जाएगी। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट जब भी कोई भी विंड किसी जंगल से होकर गुजरेगी तो जंगल के पीछे का इलाका में जाते जाते विंड की वेलोसिटी घट जाएगी, पहाड़ों से होकर गुजरेगी तो उसकी वेलोसिटी आगे बढ़ने के बाद घट जाएगी। ये ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उनको रोकथाम यानी कि ऑब्स्ट्रक्ट करता है। अब ऐसे में ये एक तथ्य बाहर निकल के आता है कि फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जब हम इस तथ्य पर ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि नदर्न हेमिस्फीयर इज डोमिनेटेड बाय लैंड मासेस, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ज्यादातर लैंड मासेस है, कॉन्टिनेंट सबसे ज्यादा उत्तरी गोलार्ध में है। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट विंड्स वेलोसिटी इज ऑलवेज low, wind velocity is always lesser in the northern hemisphere because of the presence of dominance of the frictional force, because ज्यादा land masses तो ज्यादा forest, ज्यादा mountains, ज्यादा plateau, पठार, नदियां, सब कुछ, and that will act as a obstruction, as a frictional force. So that is why northern hemisphere में wind की velocity कम होती है, southern hemisphere में wind की velocity ज्यादा होती है। क्यों? Because southern hemisphere में जो लैंड पार्ट है वो नदर्न हेमिस्फीयर की तुलना में बहुत कम है और इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स का वहां पे प्रेजेंस बहुत कम है। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड कि सदर्न हेमिस्फीयर में विंड की वेलोसिटी हमेशा से नदर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। थर्ड फैक्टर इज ग्रेविटेशनल और सेंट्रीपिटल फोर्स। सो जब अर्थ रोटेट कर रही है तो उसके कारण से विंड हमेशा से सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द विंड। कभी भी बस खाली फैक्टर में ये ध्यान रखना कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी तो कोरियोलिस फोर्स के कारण इन द नदर्न हेमिस्फीयर विंड डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द राइट एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द विंड। थैंक यू।